वो शख्स हरगिज लोगों को मास्टर नहीं कर सकता जो कि खुद को मास्टर नहीं कर सकता। इंसान को चूज करना पड़ता है। तो जो इंसान चूज करता है वो खुद होता है या फिर उसकी कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग के अंदर या उसके एक्सपीरियंसेस के अंदर या उसने सीखा हुआ होता है। ब्यूटीफुल पर्सन, कमेंडेबल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे भी ड्राइव कर रही होती है। वो लोग जो बिल्कुल लेड बैक हैं, आई कॉल देम पैरासाइट, स्पेशली यंगस्टर्स एंड बॉयज, दे वांट टू लिव देयर लाइफ कि बस खुद कुछ मैजिक वॉन्ड चलते हैं। आप इस स्टेज पे भी कहीं ना कहीं जो ना वो कहीं ना कहीं आपके अंदर खालीपन होगा कि यार मैं इसको पूरी कर। आप सेल्फ ड्रिवन के आपको कोई हेल्प कर रहा है या नहीं हेल्प कर रहा है। अगर आप सेल्फ ड्रिवन है तो आप लर्न करने की कोशिश करेंगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप सीखने की कोशिश करेंगे। अपना माइंडसेट को ठीक करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप कल्चर कैसे ड्राइव कर रहे हैं, आपका माइंडसेट क्या है। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दी है बाय द वे, वो यही आपसे प्लान करवाते हैं। वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, वो आपके ट्रॉमास देखेंगे, वो आपके इमोशंस देखेंगे। देयर इज अ स्टडी एक्चुअली जो ये कहती है कि अगर आपने किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में मॉर्निंग में जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट करना है, उससे पहले अगर हम पेरेंट्स जो हैं वो इसलिए नहीं बने हैं कि हम उन पे हुकूमत कर सकें। हम पेरेंट्स बने हैं उनके सफर में उनके साथ चलने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। हमें कभी मौका मिल जाए खाली बैठने का तो ऐसे ऐसे ख्यालात आ रहे होते हैं और ऐसी ऐसी चीजें आ रही होती हैं, बंदा बोलता है नहीं भाई इससे इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप। आप जो है ना स्लिप होते जाते हैं। नाराज क्यों हैं ऑल लेवल्स, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स। एक घर पे ट्रेनिंग ठीक है, हमारा एक यहाँ पे सोशल नॉर्म बन चुका है नाराज रहना। हर चीज से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, तुम भी गलत हो, तुम भी पागल हो, तुम भी गलत हो, सब खराब है और अपने आप के अंदर नहीं देखेंगे। झूठ बोलना वहाँ इज लाइक अ क्राइम, ही लाइड टू मी। Can you even imagine कि जो बंदा इस मेंटल स्टेट में हर वक्त रहता है, just imagine कि उसका माइंडसेट क्या बन गया। What is फरियाल? आज की पॉडकास्ट के अंदर हमने बात करी है कैसे परफॉर्मेंस एक्सीलेंस को बेहतर किया जाता है किसी भी कंपनी में रह के, कैसे अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को बेहतर किया जाता है, कैसे रिलेशनशिप्स को बेहतर किया जाता है, कैसे कौन सी आदतें ऐसी अडॉप्ट करें जो कि कंपनी में आप ग्रो कर सकें, और किस तरह अपने आप को लर्निंग एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करना है, किस तरह जो है वो लोगों को हेल्प करना है या लोगों से सीखना है आपने। तो आज की जो हमारी पॉडकास्ट की गेस्ट थी वो थी फरियाल शाहिद ख्वाजा, और इनकी जो एक्सपर्टीज थी वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में थी, जो कि उन्होंने मल्टीपल कंपनीज को हेल्प आउट किया है कि उस कंपनी का एचआर का स्ट्रक्चर डेवलप करने में और किस तरह ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर ऑप्टिमाइज किया जाए, कैसे परफॉर्मेंस जो है वो उनकी बेहतर की जाए। तो इनकी एक्सपर्टीज इन सब चीज़ों में थी और इन्होंने मल्टीपल कंपनीज को हेल्प आउट किया है। तो हमने इसमें जो डिटेल में बात करी है वो इसी में बात करी है कि किस तरह हम अपने आप को एक्सेलेंस पे लेके जा सकते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ इन दोनों पे हमारी बातचीत हुई है। उसमें कैसे सीखना है, क्या क्या ऐसी आदतें अडॉप्ट करें, क्या ऐसी लर्निंग्स बनाएं, किस तरह जो है वो हम ग्रो कर सकते हैं अपने करियर के अंदर इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए। तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इस पूरे पॉडकास्ट से कि किस तरह आप लोग सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं फरियाल शाहिद ख्वाजा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपका सबसे ज्यादा शुक्रिया कि आप यहाँ पे आई और आपने वक्त दिया कि हम इन चीजों पे बात कर सके ना। अच्छा, मेरा अक्सर सबसे पहला सवाल यही होगा आपसे। मैंने एक जगह पढ़ा था इस हवाले से और मेरे कान से गुजरी हुई बात कि वो शख्स हरगिज लोगों को मास्टर नहीं कर सकता जो कि खुद को मास्टर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा कि बिफोर दैट हम लोगों की साइंस को समझें और लोगों की साइकोलॉजी को समझें, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपने आप को कैसे मास्टर किया, आपकी अपने लिए क्या कोशिश रही है? हसन, वेल थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है उसका मेरा आंसर यही होगा कि देखिए मैंने अपनी जिंदगी में सेल्फ लर्न किया है सारा कुछ। ज्यादातर चीजें हमें अल्लाह की तरफ से कुछ बहुत ज्यादा गॉडफादर्स ऐसे नहीं मिले, हमें कुछ हैंड होल्डिंग वाले मेंटोर्स नहीं मिल सके अनफॉर्चुनेटली। सो हमने सीखा है हेटो ट्रायल से, हमने सीखा है अपनी गलतियों से, हमने सीखा है कि कैसे गिरते हैं बार बार और फिर कैसे खुद को उठाते हैं। फीनिक्स फ्रॉम दी एशेस क्या होता है और विजडम ऑफ लाइफ क्या होता है, जो आपके अपने तजुर्बात हैं। आई थिंक दे आर द बेस्ट टीचर। ऐसे है। आप एक और चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए, एम्पैथेटिक हार्ट होना चाहिए। आपके अंदर जो एक ह्यूमिलिएशन है वो आपकी जो है ना वो सही होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि विच पाथ यू नीड टू पिक एंड विच is not your area. ठीक है, देखिए अच्छाई बुराई राइट और रॉन्ग हर जगह होता है, but then I would suggest and say कि ये choices आपके हाथ में है, ये इंसान के हाथ में है
कि उसके सामने एक सेट ऑफ ऑप्शंस जो है ना वो खोल दिया जाता है इन एवरी चैलेंज, एंड देन उसके अंदर से उसने जो डिसीजन लेना है और जो पाथ पिक करना है, दैट इज द पाथ जिस पे फिर वो लर्न करता है, सीखता भी है, फ्लरिश भी करता है, ठीक है ना। सो पर्सनली स्पीकिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस and the wisdom only came through those experiences, जहाँ पे मैंने हमेशा self reflection की, जैसे भी हम बात भी कर रहे थे, उसके ऊपर बहुत जो है ना डिपेंड किया है कि what if I am wrong, what if मैं कुछ गलत कर रही हूँ, what if के ये बंदा, चाहे मैं फेस पे ना भी एडमिट कर रही हूँ, लेकिन एक जो काउंटर, जो इनर टॉक होती है, इनर चैटर होता है, वो आपका जरूर वो ज़मीर जागा हुआ होना चाहिए कि यार मैं भी तो कुछ गलत हो सकता है। एंड देन आई थिंक कि दैट इज द पॉइंट ओनली जहां से आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू करते हैं, आपका रिडार काम करना शुरू ऐसा ही है, ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बात करी कि जहाँ पे इंसान के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और इंसान को चूज करना पड़ता है, तो जो इंसान चूज करता है वो खुद होता है या फिर उसकी कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग के अंदर या उसके एक्सपीरियंसेस के अंदर या उसने सीखा हुआ होता है कहीं ना कहीं से कि वो उस चीज को चूज करें। जैसे आपने बोला कि अच्छाई और बुराई को में ये चीज चूज करना कि हमें क्या चीज सिलेक्ट करनी है, तो इसके बारे में बताएं कि ये बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं या कोई टीचिंग्स होती हैं, ये किस तरह बंदा चूज? आई थिंक ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कमेंडेबल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे भी ड्राइव कर रही होती है। कहीं ना कहीं आपके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं वही आप दूसरों को भी उसी फ्रेम में देख रहे होते हैं, आप उसको जो है ना किसी दूसरे फ्रेम में नहीं देख पाते, क्योंकि आपने सीखा वही है अपनी जिंदगी से, ठीक है ना। ओनली आप यू कैन ओनली अचीव दैट कि आप दूसरे फ्रेम्स में देख सकें जब आप ग्रो कर रहे हैं विद मल्टीपल एक्सपीरियंसेस ओनली, ठीक है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ये बात मैं अक्सर करती भी हूँ कि मेरे फादर ने एक बात की थी कि वेयर यू ग्रो एंड हाउ यू ग्रो, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपकी बहुत चीजों का जो बिल्डअप है वो इसी पे डिपेंड कर रहा होता है, दैट्स 100% राइट, कि द वे यू परसीव थिंग्स और जो सॉल्यूशंस आप किसी चैलेंज को देते हैं वो आप उसी बिल्डअप को लेके चलते हैं। अगर आपका चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक गुजरा है तो उसके अपने रेपरकशंस हैं, उसका एक अपना जो है ना एग्जिट होगा इमोशन का कहीं ना कहीं, और वो कभी आपके कॉर्पोरेट स्टाइल में निकलेगा, ठीक है ना, कभी आप बहुत ब्यूरोक्रेटिक हो जाएंगे, कभी आप पर्सनल लाइफ में बाहर और होंगे, घर जाके और हो जाएंगे, कभी आप कमजोर के ऊपर और तरह एक्ट करेंगे और पावर को देख के और तरह बिहेव करेंगे। सो दैट्स ऑल द बिल्ड of your life, of course, that's right. लेकिन I think कि again मैं वही वाली बात की तरफ दोबारा जाऊंगी कि only you know the horizon and the spread of your experiences can give you that level of understanding, that wisdom of life कि कहाँ तक आप मतलब पिक एंड चूज कर सकते हैं कि यार कितना बेहतर से बेहतर आप बन सकते हैं, ओनली व्हेन आप थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे देख रहे हो। अच्छा, आपके अंदर कब ये चीज आई? क्योंकि एक बंदा एक पेस के ऊपर एक नॉर्मल तरीके से जो है ना वो लाइफ को गुजार रहा होता है, और एक ये है कि मैं वैल्यू क्रिएट करूं, बातचीत करूं, सिखाऊं लोगों को, तो ये क्यों आपके अंदर ये चीज डेवलप हुई? एक कुछ लोग होंगे एचआर के या कुछ लोग होंगे जिन्होंने अपना एक करियर पाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, लेकिन आपने इस चीज को, मैंने देखा कि आप एक्सपोजर पे बात भी करती हैं, आप डिफरेंट जगहों पे बात भी करती हैं, सिखाती भी हैं, तो ये कैसे डेवलप हुआ आपके अंदर? देखिए, एक चीज थी जो अगर मैं अपने जिंदगी पे रिफ्लेक्ट करूं तो वो परफेक्शन की बीमारी थी। बीइंग द परफेक्शनिस्ट itself, इसके अपने भी, इसके ऊपर भी ये भी बड़ा डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, इसके अपने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसकी अपने भी बड़ी चीजें हैं, लेकिन अगर लेट्स से यहाँ से अगर हम आपकी बात क्वेश्चन की तरफ जाएं तो वो जो बेहतर से बेहतर होने की जो ड्राइव थी, अपना बेस्ट देने की ड्राइव थी, या शायद 100% ना भी कर सकूं तो वट एवर आई कैन do you know best in my own capacity, कि वो thrive करने वाली जो एक आपके अंदर एक जो सुजू होती है, एक वो thirst होती है, that has taken me to places, ठीक है ना। मेरी जो I was very self driven बचपन से, that has kept me moving, और मैं जो growth mindset भी मेरा रहा, जो मैं कुछ achieve करने आगे से आगे, कि मैं कहीं रुक नहीं सकी, मुझे कोई रोक नहीं सका as a matter of fact, ठीक है। अच्छा, ये क्या वजह है? मैंने देखा है कि जो लोग ऐसे होते हैं जो कि ग्रो करना चाहते हैं, कुछ अंदर एक इनके स्पार्क होता है जो कि आपको बैठने नहीं देता, मतलब आप हर वक्त, मतलब मुझे लगता है कि मैं या आप भी होंगी, आप इस स्टेज पे भी कहीं ना कहीं जो ना वो कहीं ना कहीं आपके अंदर खालीपन होगा कि यार मैं इसको पूरी कर लूं। तो ये क्यों है जो कि आपके साथ बचपन से लेके बड़े होने तक चलता रहता है, और कुछ लोगों में हम देखते हैं जो कि नहीं होता, तो उसकी बेसिक बुनियाद आपको क्या लगता है क्या है? एंथुसियाज्म जो है वो आई थिंक is the zest of life, में ऐसे कहना चाहिए
क्योंकि देखिए वो लोग जो बिल्कुल लेड बैक हैं, आई कॉल देम पैरासाइट्स। मेरे घर में भी आई वोंट नेम नाउ, लेकिन व्हेन आई सी पीपल एंड स्पेशली यंगस्टर्स एंड बॉयज के दे वांट टू लिव देयर लाइफ के बस खुद कुछ मैजिक वॉन्ड चल जाए और कहीं से कुछ हो जाए, कोई करके दे दे, कुछ कुक्ड मिल जाए। भाई अगर आपको गोल्डन स्पून मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, ये तो अल्लाह की ब्लेसिंग है। लेकिन अगर लेट्स से नहीं है तो वो आप अगर सेल्फ ड्रिवन नहीं है तो फिर तो तबाही है। मतलब जस्ट लुक एट योरसेल्फ कि यू आर अ वेस्ट, देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू डोंट हैव टू क्रिएट एनीथिंग, यू डोंट वांट टू क्रिएट एनीथिंग और डू एनीथिंग इन लाइफ फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फ्यूचर में भी, और टू क्रिएट अ लेगेसी ऑफ योर ओन एज वेल, मे बी कि आपने जिंदगी में क्या एस्टैब्लिश किया, क्या अचीव किया। What is फरियाल ने क्या किया? लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये सब चीजें नहीं आती है। पता नहीं, शायद ब्रॉटअप ऐसी होती होगी कि वो कहते हैं कि जी वो बस या तो बहुत ज्यादा जिंदगी में बचपन में स्ट्रगल की हो तो भी ये थॉट होती है, या बहुत माँ बाप ने आराम कराया हो, बहुत पैम्पर्ड रहे हो, तो दोनों सूत्रों में आ सकती है ये। लेकिन मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा है कि आई हैव डन अ लॉट ऑफ stuff in myself, ठीक है। मैं अपना खुद ही अपने आप को चैनलाइज करती रही, ग्रो करती रही, क्रिएट करती रही। शायद जरूरत नहीं भी थी, पर देन फिर भी वो एक और चीज जो मैं शेयर करूंगी यहाँ पे वो ये कि एक अपना माइंडसेट को ठीक करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ क्रिएटिव करें जिंदगी में, ठीक है। और आजकल का जो दौर है जहाँ पे स्ट्रेस और एंजाइटी और ये वाली चीजें बहुत ज्यादा है, आप देखेंगे अगर आपको बहुत फरागत हो जाएगी, आप आइसोलेशन में जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आप डिप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। आप वही बंदे को आप निकाल किसी काम पे लगा देंगे तो वो जो है ना बेहतर फील भी करेगा और कुछ क्रिएट भी करेगा और शायद अपनी जिंदगी के लिए भी कुछ कर ले। खाली भी आप अगर आप खुद भी बैठे ना, या हमें कभी मौका मिल जाए खाली बैठने का, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आ रहे होते हैं और ऐसी ऐसी चीजें आ रही होती हैं, बंदा बोलता है नहीं भाई इससे बेहतर का। इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप, आप जो है ना स्लिप होते जाते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके जोन आउट बंदा हुआ और वो वापस आना मुश्किल है। आई हैव फ्रेंड्स एज वेल जो कि 2-2 साल ग्राउंडेड रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। और दिस इज वेरी डाइसी एंड ट्रिकी पार्ट कि जहाँ पे आप अपने आप को कहीं किसी भी देखिए जिंदगी है, लाइफ एक्सपीरियंसेस है, अच्छा बुरा हर दिन होता है, डिफरेंट होता है, वक्त एक सा नहीं रहता है ना। वक्त की खूबसूरत बात ये है कि एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है, चेंज होता है। तो वो उसमें यही होता है कि आपने अपने आप को कैसे उठाना है फिर, दैट्स द की। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ मैं बात करूँ यहाँ पे एसएमईज की, कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो है ना, जिन्होंने नई कंपनी शुरू करी है, जिनके पास 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, तो मैंने अक्सर देखा है यहाँ पे हमें चैलेंजेस डिफरेंट फेस होते हैं। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन लेवल के ऊपर क्या चैलेंजेस हैं आजकल के दौर में? देखिए अगर आप छोटी कंपनीज की बात भी करें चाहे, लेकिन बात वही होती है कि स्ट्रेटेजिक होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्ट्रेटेजी से नहीं चल रहे हैं, अगर आप एडहॉकिज्म में बिलीव करते हैं, तो फिर यू गोइंग नोवेयर देन, ठीक है ना। अब आपकी 10 लोगों की कंपनी है या चाहे 50 लोगों की कंपनी है, 100 लोगों की कंपनी है, उसमें देखिए जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी ज्यादा उसके अंदर आपको एलिमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे। देन बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शनल एचआर नहीं चलेगा, आपको ट्रांसफॉर्मेटिव जो है ना लीडरशिप की जरूरत होगी, जो कि सिर्फ ऑपरेशनल ना चले बल्कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से चले, आपका विजन और गोल्स क्लियर हो, आपके कल्चर अच्छे हो। ओनली देन थ्राइव करती हैं कंपनीज, ठीक है ना। जहां पर आप डिपेंड करने लग जाते हैं, नेपोटिज्म का शिकार हो जाते हैं, किसी एक बंदे पे डिपेंड करने लग जाते हैं, सो वो वहां पे फिर डाउनफॉल आता है। अगर आप इफ यू वांट टू गो ग्लोबल, स्केलेबल होना चाहते हैं, अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते हैं, इन ऑल सिनेरियोज आई वुड से कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्लान से चलें, ठीक है ना। आप एक बहुत ही देखिए हाफ कुक चीज कभी भी आपको आगे नहीं लेके जाती। एक्सेल करने के लिए यू हैव टू एक्सीड एंड गो अबव द पावर एक्सीलेंस की बात हम करते हैं। सो उसके अंदर यू ऑल्सो हैव to see and reflect again there as well and do the recce as well and see the best practices. हर function की अपनी अपनी best practices हैं, law compliances हैं, and then अच्छी examples भी हैं आपके इर्द-गिर्द जहाँ पे जो लोग grow कर गए, जो उन्होंने कुछ achieve कर लिया, क्या key areas थे, क्या वजह थी, उनके पास क्या facility ऐसी आपसे ज्यादा थी जो वो flourish कर सके,
और आप नहीं कर सके। सब कुछ किस्मत नहीं होती है, ऐसे ही है ना। वो मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि मोहन सलवा जो है ना अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिला, हमें जो है ना हरकत में बरकत है। यू हैव टू यू नो बी मोटिवेटेड, स्टे मोटिवेटेड, एंड देन आपने उसको उस पे प्रोग्रेस पे काम करना है अपनी। यू हैव टू सेट योर गोल्स। इसमें हम एनएलपी की भी बहुत बात करते हैं आजकल। दैट इज अ वेरी यू नो इंस्ट्रूमेंटल एक चीज है जिसकी जो आपको इन चीजों में एज इन सपोर्टिंग एड काम करता है। सो यस, मॉडल्स बहुत सारे हैं, एसएमईज हैं, और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं इनिशियली अपना काम कर रहे हैं 2 से 4 लोगों में, तो मे बी माइक्रो मैनेजमेंट करके आप काम कर लेंगे, दैट्स फाइन। लेकिन एसएमई भी अगर एक सर्टेन लेवल पर आ चुकी है, देन देयर मस्ट बी अ प्लान। और अगर एंटरप्रेन्योर भी हैं, प्लान तो उनका भी होना चाहिए उससे कि आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, कल कहाँ पहुंचना है, डेडलाइन सेट होनी चाहिए, गोल सेट होने चाहिए, माइलस्टोन सेट होना, ओनली देन। अच्छा, एसएमईज और ये लोग प्लानिंग तो कर लेते हैं, गोल्स भी बना लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर या टीम को मैनेजमेंट के अंदर इंसान को क्या क्या चीजें प्लान करनी चाहिए? लास्ट ईयर मैंने करी है, तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों को शुरू में नहीं पता होता और वो एचआर को इग्नोर भी कर रहे होते हैं, और लोगों को लगता है एचआर तभी आएगा जब हमारी कंपनी 50, 60, 100 लोगों तक पहुंचेगी। तो इसके बारे में मुझे बताएं कि एचआर के लेवल के ऊपर मेरी ईयरली प्लानिंग क्या होनी चाहिए और किस किस लेवल पे मुझे प्लानिंग होनी चाहिए? देखिए, इट्स लाइक अ पिरामिड, आई वुड से, ठीक है। ये आपका कल्चर भी ऊपर से ड्रॉप होगा, आपके गोल्स भी इसी तरह ड्रॉप होंगे। अगर आप लास्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं कि यार इन लोगों के जेडीज हैं, केपीआईज हैं, फिर वो ऊपर लाइन मैनेजर्स पर आएंगे, जीएम्स पर आएंगे, जीएम से मे बी डायरेक्टर्स पर आएंगे, फिर सीईओ पर आएंगे, फिर आपके चेयरमैन पर आएंगे। तो जो चेयरमैन के गोल्स हैं वही ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्रिएट करेंगे फॉर बेसिकली जो आपने जहां जाना है या जो आपका गोल है उसी को वो रिफ्लेक्ट करेंगे। अब देखिए, इस पे बहुत सारी चीजें हैं, पुराने दौर के भी बहुत सारे तरीके का है जो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, ऑटोमेशन हो रही है, ऑपरेशनल काम कम हो रहा है, स्ट्रेटेजिक चीजें ज्यादा हो रही हैं, ब्यूरोक्रेटिक जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, जेन ज़ी आ रही है तो और कम हो रहा है, ठीक है। सो उसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस भी अब चेंज हो रही हैं। बहुत सारे आप पाकिस्तान में भी कंपनीज हैं जिनके आप मॉडल्स देखें जो कि बहुत फ्लेक्सिबल हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्क्रूटनी ऑन दी एचआर पॉलिसीज एज वेल, ठीक है ना। वो नए तरीके से उनको जो है ना रिवाइव कर रहे हैं चीजों को, जो कि ग्लोबली टेस्टेड नई स्टडीज भी आ रही हैं कि क्या परसेंटेज और रेशियोज हैं एक नई तरीके से काम करने का, यू नो, इंस्टेड ऑफ दैट स्टिक एंड कैरेट स्टाइल जो पुराना चलता आ रहा है, ठीक है। सो आई थिंक एक माइंड को जब आप थोड़ा सा प्रेशर कम देते हैं और उसको ग्रो करने का या उसको खुद से ऑपरेट करने का मौका देते हैं, तो वो और तरह से काम करके आपको रिजल्ट्स बेहतर देता है और क्रिएटिव ज्यादा होता है। इंस्टेड कि आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके उसको कहें कि ये ही बस चाहिए। यू अंडरस्टैंड? सो ये बात है। सही। अच्छा, मैंने आप अक्सर बात करते हैं लोग भी, और पॉडकास्ट में देखते हो तो उसमें भी ये बात होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं कल्चर डेवलप करना चाहता हूँ, या तो पहले बताइएगा कल्चर का मतलब क्या है, और कल्चर अगर मुझे डेवलप करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और किस तरीके का कल्चर आप देखती है कि पाकिस्तान में और इंडिया में, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की साइकोलॉजी अलग है। वेस्ट की हम अक्सर मैंने देखा है गलती ये करते हैं कि हम बुक्स वेस्ट की पढ़ते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि काफी हद तक चीजें वो अलाइन नहीं होती हैं यहाँ की साइकोलॉजी से, तो इसके बारे में बताएं। देखिए, पर्सपेक्टिव्स 2 तरह के हैं। आप जब भी रिसर्च करते हैं आप एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हैं उसका कि इंटरनेशनली और ग्लोबली कैसे चल रहे हैं, और एक आप फिर लोकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई काम यहाँ आज तक नहीं हुआ है तो आप उसमें पायनियर नहीं बन सकते, ये बात गलत है। आपने एक ग्लोबल रिसर्च देखी और उसमें आपने देखा कि क्या फेनोमेना चल रहे हैं, ह्यूमन माइंडसेट और आज की जनरेशंस और आज के दौर में क्या चीजें जो बेहतर प्रैक्टिसेस बन रही हैं, मे बी आप उनको अडॉप्ट करने में यू मे बी the first one to adopt. हमारे यहाँ पे कुछ बहुत बड़े नाम हैं कंपनीज के, अच्छा I won't take names right now, but कुछ नाम हैं बड़े जिन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किए in terms of setting up their culture within the organization. अभी जैसे मैंने बात की कि एक ट्रांजैक्शनल जो लीडरशिप स्टाइल है और एक ट्रांसफॉर्मेशनल है, तो उन दोनों के अंदर है यही कि आप कल्चर कैसे ड्राइव कर रहे हैं, आपका माइंडसेट क्या है, हाउ ओपन द मैनेजमेंट इज अराउंड न्यू कॉन्सेप्ट्स, अराउंड यू नो लूजनिंग अप the very tight and scrutinized policies across all the functions, not just in HR बल्कि मैं समझती हूँ all functions as well, कि जिसमें देखें एक और मैं उस दिन एक
रीड कर रही थी, एक ब्लॉग आया हुआ था जिसमें वो ये कह रहे थे कि व्हाई द एचआर इज रिपोर्टिंग इनटू फाइनेंस और द सीएफओज। देखें, ये एक वो एस्पेक्ट है कि अगर आपने ऑपरेशनल चलाना है, सिर्फ अगर आपने नंबर्स गेम करने हैं पूरे अपने खाते, देन इट्स फाइन, आप कर ले, पुराने लीडरशिप स्टाइल्स को वो सूट करता है। लेकिन अगर आपने कुछ विजन चलाना है अपना और आपने उसको एम्पावर करना है, देन उसकी लाइन ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट से डायरेक्ट होएगा, तो फिर काम आपका एक डिफरेंट तरीके से क्रिएटिव होकर बाहर आएगा। सो आई रियली लाइक दैट रिपोर्ट। और मैंने वही देखा कि आजकल इन फिनोमिनास के ऊपर भी बात हो रही है कि ये जो यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है ना, कि एक रबर स्टैंप की तरह एक है कि ऊपर डिसीजन हो गया, फाइनेंस वालों से खाते डिसाइड हो गए, एंड देन फिर उसके बाद फिर सिर्फ डस्ट ऑफ करने के लिए जो है ना वो एक आप फंक्शन को यूटिलाइज करते हैं, यूजिंग द शोल्डर और द फेस में भी, व्हिच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आई सी उसमें ये है कि आप उसको जो है इतना एम्पावर करें और वो अपने लोग वहां पे उन लोगों पे आप अव्वल तो हायरिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए जो जिनके अंदर कैपेसिटी हो टू एब्जॉर्ब एंड डिलीवर, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद जो आप पूरा अपना चेन चला रहे हैं वो भी आप जो है ना वो लोगों को लेकर आए जो जिनमें कंटेंट हो, जो बहुत शैलो ना हो। सो या अच्छा, इसके अंदर हम अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर बंदे की या हर सीईओ की, हर कंपनी की ये चीज कोशिश होती है कि हम अपने एम्प्लॉय से मतलब मैक्सिमम आउटपुट ले लें, तो इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस एक्सीलेंस, कि उसकी एक्सीलेंस कैसी बढ़ाई जाए उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि परफॉर्मेंस एक्सीलेंस को कैसे डेवलप की मतलब इसको कैसे एक तो ट्रैक किया जाता है कंपनी के अंदर, और दूसरा ये है कि उसको कैसे एनहांस करें कि यार उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी से अच्छी होती जाए दिन ब दिन कंपनी के अंदर। सो देखिए, ये एक बहुत आई थिंक ओपन क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत डिटेलिंग है और बहुत निटिग्रिटीज है इसके अंदर, ठीक है। इसमें इस तरह से है कि देखिए, एक तो आपने गोल सेट कर दिया कि व्हाट यू वांट टू अचीव फर्स्ट, ठीक है। अब उस पे भी ये भी देखना जरूरी है कि वो गोल जो सेट हुआ है वो कितना अलाइंड है आपकी कंपनी के विजन के साथ, ठीक है। क्या वो उसको सर्व कर भी रहा है या वो सिर्फ कॉपी पेस्टेड एक का आपने गोल सेट कर दिया, फिर उसमें आपने वेटेजेस के साथ स्मार्ट गोल्स बना दिए जो हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या वो करने के लिए कैपेसिटी आपकी टीम के अंदर है भी सही कि नहीं है, ठीक है ना। यू नीड टू आइडेंटिफाई अगेन के वीक एरियाज क्या है। अभी कुछ अगेन कंपनीज ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉय की वेलबींग पे भी बहुत ख्याल रखती हैं, इमोशनल वेलबींग पे भी, और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी बहुत ख्याल करती हैं कि दे एक्चुअली रन द सर्वेज कि क्या इनकी पूरा जो है ना सक्सेशन प्लानिंग भी बनी होती है और उनका अपना करियर पाथ भी बनाया होता है कि ये इसके बाद क्या क्या सर्टिफिकेशन कर सकता है या क्या इसके स्टेप्स होने चाहिए जिससे ये एलिवेट करेगा इन हिज ओन रोल एंड ग्रो इन द कंपनी एज वेल। देखिए, अच्छा रिसोर्स होगा ना वो अपना रास्ता बना लेगा। उसको अगर लगेगा एक टाइम पे आके वो यहाँ स्टैग्नेंट हो गया है तो फिर वो जगह जाएगा जहां उसको एक्सपोजर मिल सकता है या वो और उसकी अपनी ग्रोथ के लिए कोई और पाथ अच्छा है। अगर आपके पास एक अच्छा टैलेंट है, टू रिटेन दैट टैलेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका जो पर्सनलाइज करियर पाथ है उसको आप डेवलप करें, डिवाइस करें, देखें पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कि ये इसमें क्या चीजें हो सकती हैं जो उसको जो उसमें से आप निकाल सकते हैं। यू नो, हर किसी की अपनी कैपेसिटी है और कुछ हैंड होल्डिंग करके चीजें आ जाती हैं बाहर, आप कर सकते हैं। देखें, सीख के कोई भी नहीं आया होता डे वन से, उसको सिखाया जाता है अच्छी मेंटोरिंग, अच्छी हैंड होल्डिंग। ये भी नहीं है ऑब्वियसली कि सब जो एक माइंडसेट होता है कि जी सीनियर मैनेजर अगर हमने सिखाना ही है तो फिर हम काम किस तरह लेंगे। आई अंडरस्टैंड दैट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखें, कुछ तो आपको अपने रोल अब्जॉर्प्शन के लिए एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो तो मिल गई, बट देन उसके फ्यूचर के लिए, कंपनी के फ्यूचर के लिए आप उसकी लर्निंग के ऊपर भी देखते हैं। एलएनडी प्रोग्राम्स जो हैं वो रन किए जाते हैं, सर्विस रन किए जाते हैं। सो दैट्स हाउ आई थिंक कि आप अपनी जो है ना उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, उन विजन मिशन से उन चीजों को अलाइन करते हैं जो कि परफॉर्मेंस एक्सीलेंस या पावर एक्सीलेंस की तरफ। अच्छा, आपने बात करी कि मैंने भी देखा है और आपने भी देखा होगा इसके उसमें रहने के बाद कि कुछ लोग बहुत जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं और कुछ लोग स्लो ग्रो कर रहे होते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? आपने क्या क्वालिटीज देखी हैं उनमें जो कि तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और आपने क्या क्वालिटीज देखी हैं उनमें जो कि ग्रो नहीं कर पा रहे होते और अपना वक्त दे रहे होते लेकिन वो चीज उनकी एक्सीलेंस नहीं जा रही होती? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए फायदा हो सकता है जो लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और अपने आप को अप स्किल करना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इनके लिए क्या आपकी जो है ना वो सजेशन? एक आंसर है, आप सेल्फ ड्रिवन कितने हैं। That's the only answer towards it. देखिए, आपकी कोई हेल्प कर रहा है या नहीं हेल्प कर रहा है। अगर आप सेल्फ ड्रिवन हैं तो आप लर्न करने की कोशिश करेंगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप सीखने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि यार मेरा साथ वाला ऐसे क्या चीजें कर रहा है
जो मुझे नहीं आती हैं और उसका अच्छा ACR लग रहा है या उसके अच्छे जो है ना वो रिपोर्ट्स जा रही है, मेरी नहीं जा रही है. So what else I can do in terms of education, in terms of skill set, in terms of otherwise आपका जो demeanor और behavioral चीजें होती हैं, in terms of delivering your task, आपकी cut off dates and everything, वो कैसे आएगा, वो motivation कैसे drive होगी. तो आपके पिछले क्वेश्चन में बल्कि मैं मिस कर गई, उसके अंदर एक motivation और engagement का भी बड़ा element शामिल होता है कि how much that particular employee is engaged और मोटिवेटेड. वो इन्हीं चीजों से फिर उसके अंदर ये ड्राइव पैदा होती है कि मैंने कैसे आगे जाना है और क्या करना है, और वो जो है फिर कुछ करने की कोशिश करता है. ट्राई टू डिलीवर हिज बेस्ट देन रादर देन कि वो देख रहा हो हाँ जी 9 to 5 जॉब में 5 बजने में 2 मिनट है और वो बैग उठा के बायोमेट्रिक मशीन के आगे टहल रहा है कि कब टाइम होगा और मैं मार्किंग करूंगा और मैं जाऊंगा. सो देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं इस हक में नहीं हूँ कि जी आप बहुत ज्यादा जो है ना वो उस पे ओवर टाइम कर जा सकते हैं, जरूर काम कर चुका है जरूर जाए. और देखिए कुछ लोगों की काम की स्पीड भी ज्यादा होती है, अच्छी टाइम मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी होती है. एक रिसोर्स को आपने एक टास्क दिया है, वो शायद 1-2 घंटे में कर लेगा और एक शायद 2 दिन में भी नहीं करेगा. सो अब ये भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ये कितनी अच्छी हैं, प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं. समटाइम्स आप कुछ लोग होते हैं जो सीख लेते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनका नेचुरल स्किल भी बहुत अच्छा होता है, और कुछ लोग अपना मेंटोरिंग से सीख जाते हैं. बट देन कुछ लोग फिर वही हैं जो फिर रह जाते हैं, जो दोनों सूरतों में नहीं सीखते. अच्छा, उनके क्या प्रॉब्लम्स है? मैंने भी अपने करियर में और मैंने देखा है अपने उसमें भी देखा है, कंपनी के अंदर भी, कि कुछ लोग होते हैं जिन पे आप सब कुछ लगा दो और सब तरीके से हेल्प आउट कर लो. ऑब्वियसली वहां भी कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं कि हमारी तरफ से कोई ना कोई लैकनेस रही हो, लेकिन कुछ एक ब्रीड है ऐसी कि जिसके ऊपर आप सब कुछ लगा भी देते हैं, उसको हेल्प आउट भी कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर जो वो स्पार्क है ना, और आप जो जिसको आप बात करें सेल्फ ड्रिवन होना, वो चीज डेवलप नहीं हो रही होती अंदर से. तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा इसमें तजुर्बा ये कहता है कि जिसने जिंदगी में कुछ करना है ना, वो पीले स्कूल से भी पढ़ के कर लेता है, स्कॉलरशिप्स भी लेके कर लेता है, और जिसने नहीं करना वो हार्वर्ड जाके भी कुछ नहीं करता. तो ये वही बात है. तो देखिए, लोगों की अपनी फोकस और प्रायोरिटीज भी है ना. अब एक बच्चा है, वो करना ही नहीं चाहता वो काम जो आप उसे करा रहे हैं. हो सकता है उसका टैलेंट किसी और तरफ ज्यादा हो, देन वी आल्सो नीड टू एक्सप्लोर दैट कि वो क्या करना चाहता है. तो वो एक इंडिविजुअलिज्म जिसको हम कहते हैं, उसको भी देखने की जरूरत है कि वो किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है. मे बी वो वहां बहुत आउट परफॉर्म कर जाए, एक चीज तो ये भी होती है. दूसरा अगेन यही है कि कुछ लोग बहुत लेड बैक रहते हैं क्योंकि वो मोटिवेटेड नहीं है, या उन्होंने अपने सर पे कुछ चीजें ऐसी भरी हुई है कि जो उससे वो बाहर आके फोकस नहीं कर पा रहे उस काम पे, अपना ना अटेंशन पूरा नहीं दे पा रहे. देखें, हम ये बात बहुत करते हैं कि wherever the focus goes energy flows. ठीक है. सो वो उसमें वो ये कि जिस चीज पे आप अटेंशन और टाइम देंगे वो कैसे नहीं ग्रो करेगी. फिर अगर आप पूरी नियत से उसमें वक्त लगा रहे हैं, जान मार रहे हैं, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, वो इवेंचुअली क्लिक कर जाएगा किसी. ऐसे ही है. मैंने एक जगह पढ़ा था कि पहले मैं ये गलतियां करता था, और अक्सर लोग शुरू के अंदर ये गलतियां करते हैं कि जो उठने की कोशिश कर रहा है ना, आप उसको हेल्प आउट करें उठने में, और जो सो रहा है उसके ऊपर आप एक और कंबल डाल देंगे, भाई आप सोते रहो. क्योंकि मुझे लगता है कि शुरुआत में जब आप लीडरशिप में आते हो ना, तो आपकी कोशिश ना उन पे बहुत हो रही होती है कि यार इस तरह किसी तरह इसका स्पार्क अलाइव हो जाए, किसी तरह कुछ कर ले. वो मोटिवेशनल ट्रेनर जो है ना वो बने होते हैं आप. लेकिन मुझे लगता है कि जो खुद को बेहतर करना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, तो उसकी हेल्प आउट करें. और एक ब्रीड ऐसी होगी जो कि वो नहीं चाहती किसी भी हाल में, तो उसको छोड़ देना बेहतर है. मेरा टेक इस पे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो हम जो है वो थोड़ा चैरिटेबल माइंडसेट वाले लोग भी हैं. वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड हेल्प दोज हु कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स. ठीक है ना. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ लोग बेचारे बिल्कुल रह जाते हैं, नोबडी इज देयर टू सपोर्ट. क्या पता आपकी एक छोटी सी बात से, आपके एक छोटे से एक्ट से उसकी जिंदगी चेंज हो जाए. ठीक है ना. मैं नहीं कहूंगी कि बहुत वक्त वहां दिया जाए, ना दें, ज्यादा वक्त वहीं दें जहां आप कह रहे हैं. दैट्स राइट. लेकिन मैं ख्याल है कभी ना कभी वक्त निकाल के थोड़ा सा उन अंडर प्रिविलेज लोग या जो जिनका माइंडसेट ठीक नहीं है, एज अ सोशल कॉज, नथिंग, आप उनसे कुछ उम्मीद ना लगाए ज्यादा. हाँ, वो सोशल कॉज बिल्कुल सही है, सोशल कॉज में करना ये बिल्कुल सही है. लेकिन मुझे लगता है कि जब आप कंपनी के अंदर होते हो ना, तो आप कोई भी जो है ना वो इस तरह ज्यादा अरसे तक आप, मुझे लगता है कि वो नहीं कर सकता कि यार सोशल कॉज तो बिल्कुल ऑब्वियसली वो बिल्कुल जो है ना वो परफेक्ट है कि उसकी हेल्प आउट करना, लेकिन ज्यादा अरसे तक ये आपके साथ चल नहीं पाते. अच्छा, कंपनीज में भी यही है कि देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है कंपनीज के अंदर, वो इंटेग्रिटी है. अगर किसी एम्प्लॉय का इंटेग्रिटी का इशू है ना,
फिर उस पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका राइट रॉन्ग ही ठीक नहीं ऐसा ही है ना। तो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट पहले कि कैरेक्टर और इंटेग्रिटी वाले लोग आपके सिस्टम में आए, जब उनका अपना अंदर का कोर ठीक होगा ना, तो फिर हर चीज आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। हाँ, अगर कोई हिपोक्रेटिक माइंडसेट का बंदा है और उसका कोर ही ठीक नहीं है, उसकी वैल्यूज ठीक नहीं है, इंटेग्रिटी का इशू है, तो फिर वो आपको भगाएगा, ठीक है ना, थकाएगा, ये होगा। अच्छा, आपने क्या देखा कि अगर मैं स्किल्स की बात करूं कि कुछ सॉफ्ट, मुझे लगता है कि टेक्निकल स्किल्स बड़ी आसान होती हैं, मुझे मुश्किल कभी नहीं हुई। जब मैं इंजीनियरिंग करके आया था बिजनेस के अंदर, तो मुझे लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग में हमने इतनी मेहनत करी है कि ये कुछ भी नहीं लगा। तो मुझे लगता है टेक्निकल स्किल्स फिर भी इंसान में आ जाती हैं और वो सीख लेता है नई सर्टिफिकेशंस करके। अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट स्किल्स की, तो सॉफ्ट स्किल्स में आपको क्या लगता है कि यार ये चीजें इंसान में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो अपनी ये चीजें ठीक कर लो, तो इंशाल्लाह ताला ग्रोथ आपकी बढ़ सकती है। अगेन एक्सपोजर, बिल्कुल सही बात की आपने। टेक्निकल स्किल्स पे आप अपने मैन आवर्स देखिए, उसको सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर करके अपना लोहा मनवा लेंगे, काम आपको आ जाएगा। लेकिन सिर्फ समटाइम्स काम ही आपको आगे नहीं लेके जाता, समटाइम्स आपकी अपने पर्सनालिटी, वॉक द टॉक, हाउ वेल यू आर इन योर कम्युनिकेशन, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स कितने अच्छे हैं, हाउ गुड यू आर एज अ सेल्स पर्सन, यही दौर है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ये लाइनें आपके अंदर आए। वो कैसे आती हैं? वो आपकी अगेन एक्सपोजर से आती हैं, आपकी एक्सपीरियंसेस से आती हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं, ठीक है ना। आपने जिंदगी भर किस एनवायरनमेंट में रहे, अगेन एक्सपोजर ही कहते हैं उसको भी। लेकिन एक ही आपका घरेलू लोकल एक्सपोजर है, एक आपका इंटरनेशनल लेवल का भी एक्सपोजर है कि आप कहाँ कहाँ आप गए हैं और आपने किन किन बॉडीज और प्लेटफॉर्म्स के साथ अपनी प्रेजेंस दी है, क्या सीखा है। यू नो, ये चीज इंसान लर्न करता है। आजकल के दौर में बड़ा जरूरी है कि you're confident enough to face the audiences, larger audiences. Spotlight आप कितने अच्छे से हैंडल करते हैं, this is also very important. आप कितने कम्युनिकेशन में कितने स्ट्रांग है, this is very important. इस चीज की लर्निंग जो है ना, वो हमारे स्कूल सिस्टम्स में तो आपको पता है कि वो जो पढ़ा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। अभी मैं पिछले दिनों किसी का कुछ इंटरव्यू देख रही थी, that man said के हमारे यहाँ स्किल सेट देने की जरूरत है लोगों को। अगर आप अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को देखें तो शायद एजुकेशन तो ठीक है अपनी जगह पे, एक बेसिक एजुकेशन की मैं एडवोकेट हूँ हमेशा, वो जरूरी है। बट उसके साथ साथ अगर हम किसी तरह से बीइंग द प्रोवाइडर्स, अगर हम अपने लेवल पे जो प्रोवाइड कर सकते हैं, हम अगर एक स्किल सेट किसी को दे दें, तो आई थिंक उसका पूरा खानदान संभल जाएगा। कितने आपकी आवाम है जो बेचारी लूर लूर कर रही है आपसे, बहुत ही कैंडिड तरीके से मैं बोलूंगी, जस्ट टू रीच आउट द ऑडियंसेस एज वेल, कि इस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है ना उनके लिए अगर कुछ कर सकें, कि वो एक अगर आई डोंट नो वोकेशनल सेंटर्स की बहुत जरूरत है यहाँ पे, भी जो क्रैश कोर्सेज का प्लेटफॉर्म दे दें जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए एक जो है ना वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट का रोल प्ले करे, और वो फॉरन प्लग एंड प्ले हो सके, किसी न किसी राइट जगह पे उनका दिमाग चले। वरना तो हम जो है यहाँ पे जिस तरह सो नो कमेंट ऑन दैट। ये है, ऐसा ही है। अच्छा, मैं अब बात करना चाहता हूँ कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी एक्सीलेंस की बात होती है, आपने बेहतर करना होता है अपने आप को, और एक पर्सनल लेवल पे भी होता है। तो मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे भी आपको अपने आप को बेहतर करना होता है, जिसमें मैं अक्सर ये करता हूँ कि आपका डे प्लान या फिर इस तरह की एक्टिविटीज होती है जिससे आपकी पर्सनल वेलबींग का आप ख्याल रखते हैं। तो अगर पर्सनली इंसान को ग्रो करना है और पर्सनली अपने आप को डे बाय डे बेहतर करना है, तो क्या ऐसी एक्टिविटीज हैं या क्या ऐसी चीजें उसको करनी चाहिए? देखिए, आजकल के दौर में इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बहुत हैप्पीजली सब कुछ कर रहे होते हैं, उठो भाग रहे हैं, हम एक मीटिंग से निकल के दूसरी मीटिंग के लिए भाग रहे होते हैं बस पीछे पीछे, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू प्लान योर डे अहेड, ठीक है ना। पहले से आप जो है ना कुछ अपना नेक्स्ट डे जो आपने एक्टिविटीज करनी है वो आपकी कहीं जॉटेड हो। मैंने अपने रूम में वेरी रिसेंटली एक प्लानर लगाया है जो कि वॉल पे स्टिक हो जाता है जाके, एंड देन मैं मार्कर से उसको जो है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं फोकस्ड रहूं कि मैंने एक दिन में क्या अचीव करना है, और अगर उसमें से कुछ रह रहा है तो मैं उसकी टाइम मैनेजमेंट करूंगी कि क्यों नहीं मुझे अचीव है, मेरे आई एम बिहाइंड द टारगेट नाउ। सो अगर आपने जिंदगी में कुछ अचीव करना है, एक आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू टेक केयर ऑफ दैट दीज डेज, ठीक है। एंड देन सेकेंडली आप फोकस्ड हो, आपका डे डिसाइडेड हो, आपके मंथ्स डिसाइडेड हो, आपके ईयर्स डिसाइडेड हो। आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें कि अगर मैंने
2030 तक यहाँ पहुंचना है जिंदगी में, लेट्स से, तो मुझे 2029 में क्या करना है, मुझे 28 में क्या करना है, मुझे आज क्या करना है, और मुझे आज क्या करना है। सो आप उसमें NLP में कोचेस जो आपकी, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दी है बाय द वे, वो यही आपसे प्लान करवाते हैं। वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, वो आपके ट्रॉमास देखेंगे, वो आपके इमोशंस देखेंगे, और उसके बाद वो देखेंगे कि क्या ट्रिगर कर रहा है, ठीक है ना। एंड देन आप जिस मकसद से उनके पास आए हैं वो उसको आपसे जॉट डाउन करवाएंगे। एक चीज इमोशनल कैथारसिस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लिखें। हमारा माइंड जो है ना, इट्स नेचुरली डिजाइंड दैट वे कि हमें अपने इमोशंस को एग्जिट करना होता है। जर्नलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस वी मस्ट डू एट द एंड एटलीस्ट। क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, आज का दिन कैसा गुजरा, लिखें। अगर वो पकड़ी जाती है डायरीज, ये बड़ा मसला है लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोड वर्ड में भी लिख सकते हैं, एग्जिट करें। अच्छा, मैं तो 2 साल से कर रहा हूँ जर्नलिंग ना। सुबह खास तौर पे मेरा लाजमी होता है, मेरा हर दिन का ना कुछ ना कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ होता है ना। तो उसमें जब कोई ऐसी चीज आ जाती है ना, शादी भी हुई है और सारी चीजें, तो कोई ऐसी चीज होती है जो हमें जो है छुपानी होती है, तो उसको हम कोड वर्ड में लिख लें। हाँ, कोई लैंग्वेज ऐसी कर लें, बिल्कुल ठीक है, अच्छा आइडिया, इट्स गुड टिप। दूसरा जो है, आई थिंक कि जो नेचुरली हमारे कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स जैसे होते हैं जो कि कुछ टाइम पे बेहतर ऑपरेट कर रहे होते हैं। आप इसको गूगल करके जरा रिसर्च करें कि हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव किन टाइम्स में होता है। इसमें आप संस्कृत के अंदर जो आयुर्वेदिक स्टडीज हैं उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हमारी जो गाइडेंस है उसमें भी, एक जो साइंस है नॉर्मल, जो हमारी ट्रेडिशनल साइंस है वो क्या कहती है, वो ये बातें आपको बताएंगे, ठीक है। एक जैसे स्लीप साइकिल है, आपकी सर्केडियन रिदम है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाती है। किस टाइम पे सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप अर्ली राइजर हैं, अराउंड 4-5 o'clock आप उठ रहे हैं और उठ के आप कुछ अपना डे सेट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, यू प्रेपिंग अप फॉर द डे अहेड, सो उससे ही बहुत चेंजेस आ जाते हैं। आप निकालिएगा, रिसर्च करें, अगर ऑडियंस को भी कह रही हूँ कि अगर वो ये देखें कि सक्सेसफुल लोग जो दुनिया में हैं उनमें क्या चीज है जो कि कॉमन है, तो आपको एक ये चीज कॉमन जरूर नजर आएगी कि मोस्ट ऑफ देम आर अर्ली राइजर्स एक्चुअली, एंड दे प्लान देयर डे प्रॉपर्ली। ऐसे ही। अच्छा, इसमें मैं ये ऐड करूं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, ये बात है बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर इशू ये भी है कि हम उठते ही ऑफिस जाते हैं। मुझे लगता है कि डे का आगाज जो है ना वो 2 घंटे पहले होना चाहिए, जो आपने बात करी कि मैं क्योंकि ये करता हूँ या मैं करता आ रहा हूँ, कोई दिन मिस हो जाता है मेरा ना, तो मैंने वाज़ेह चेंजेस देखे हैं। मेरा 2 घंटे पहले उठना होता है और 1 घंटा ऐसा होता है कि जहाँ पे खुद जो है ना वो बंदा अपने साथ टाइम स्पेंड करता है स्पिरिचुअलिटी के लिए, डिफरेंट चीजों के लिए। तो वो दिन आप करके देखें आप, एक दिन ऐसा कि जब आप उठें और ऑफिस जाएं, तो इन दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। There is a study actually जो ये कहती है कि अगर आपने किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में मॉर्निंग में जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट करना है, उससे पहले अगर आप एक्सरसाइज करने हैं, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी की परसेंटेजेस हैं वो रिलेटिवली बहुत हाई हो जाती हैं। That's proper study on that. So it is very important. Grounding is very important. आप अपना जो प्लानिंग करें, the few things जो I think हर इंसान को करनी चाहिए। मुझे अक्सर ये देखा है लोगों को भी, और अपने अंदर भी मैं आहिस्ता करके बेहतर करता हूँ। रिलेशनशिप्स को अपने इर्द गिर्द जितने भी होते हैं, हर तरीके के रिलेशनशिप है, तो उसको किस तरह मैनेज करना चाहिए। कुछ लोग बहुत ही नहीं कर पा रहे होते हैं। अब इंट्रोवर्ट होना एक अलग चीज है, लेकिन रिलेशनशिप के साथ चलना, उनके साथ ग्रो करना, वो एक अलग चीज है। तो आपने कैसा देखा कि HR के अंदर या फिर आप कंपनीज के अंदर जो है ना वो एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप हो गया, आपस में कोलीग का रिलेशनशिप हो गया, तो इसको कैसे इंसान बेहतर करे। और इसी के साथ मैं यहाँ पे जो है ना एंगेज करना चाहूंगा, नेटवर्किंग भी ऑब्वियसली इसी का पार्ट हो जाती है। तो इसके लिए क्या बेहतर टिप्स हैं या किस तरह इंसान अपना नेटवर्क बेहतर कर सकता है। So I'll start with different types of relationships. Let's say personal relationship की आप बात करते हैं, तो देखिए टॉक्सिसिटी उसमें एक ज्यादा एलिमेंट होता है जो आपकी मेंटल हेल्थ या आपकी एनर्जी को बहुत एब्जॉर्ब कर रहा होता है। So उसके अंदर तो यही है कि सेट बाउंड्रीज, ठीक है, यही बात की जाती है। आप कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप काट के फेंक नहीं सकते, ठीक है ना, they are with you there, but हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिश्तों की हैंडलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब लड़कों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टिप, क्योंकि अगर लेट्स से एक हस्बैंड है जिसने बैलेंस रखना है दोनों तरफ में, तो वो ये बेचारा एक ही काम कर सकता है जो कि हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है। आप एक वक्त एक इंसान के साथ जब गुजार लेते हैं, देन यू नो कि यार क्या ट्रिगर करेगा, क्या नहीं ट्रिगर करेगा, ना हाउ टू मैन्यूवर अराउंड दोस ट्रिगर्स। सो उसमें तो यही फार्मूला है
ट्राइड एंड टेस्टेड कि आप एक सेट बाउंड्रीज जहाँ पे टॉक्सिसिटी होती है, एंड देन ऑब्वियसली कि आपने मैन्यूवरिंग कितनी अच्छी करनी है, हैंडलिंग इज इम्पोर्टेंट, एंड देन ऑब्वियसली देखें डोंट गिव इन टू मच इन वन रिलेशनशिप। आई वुड से मैं ये कहती हूँ कि एक बबल है आपके इर्द गिर्द, बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत हर्ट हो जाते हैं इन मल्टीपल सिनेरियोज, उसका एक ये होता है कि आप आर्म लेंथ बबल में रहें, लेकिन एक वो बबल जिससे अगर कोई अर्न करता है उस बबल में आना, ओनली देन वो उस बबल में आ सके, राइट? सो दैट इज द एरिया ऑफ योर ट्रस्ट, ठीक है ना, द एरिया जहाँ पे आप यू कैन काउंट ऑन समवन, यू नो, अदरवाइज फिर बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमास रहते हैं लोग। ये मैं इसके हवाले से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव जो है ना इसके बारे में बताएं कि जो कि आप कह रही हैं एरिया ऑफ ट्रस्ट या एरिया ऑफ बबल, इसके बारे में बताएं और इसको डिस्कस करें कि यार ये क्या चीज है। हाँ, नहीं देखिए इसमें यही है कि आप यू कैन नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ठीक है ना। आप एक इंसान से आप चाहे उसको 10 साल से भी जानते हो, बट लोग बदलते हैं, पर्सपेक्टिव्स बदलते हैं, चॉइसेस बदलती हैं, बट यू कैन नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। आप अपना जो कहते हैं एक्सपेक्टेशन है वो यू कैन नॉट पुट इन देयर। औलाद आपकी एक लेवल तक रहती है, उसके बाद उसकी अपनी चॉइसेस हैं, एंड दैट्स द राइट। देखिए हम वो कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी बात है कि हम पेरेंट्स जो हैं वो इसलिए नहीं बने हैं कि हम उन पे हुकूमत कर सकें, हम पेरेंट्स बने हैं उनके सफर में उनके साथ चलने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। वो एक अलग इंसान है, उनका एक अलग जर्नी है, उनका एक अलग जिंदगी है, जिसमें आपको सिर्फ अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस में उनके साथ डाला है जस्ट टू सपोर्ट देम इन दैट। आप उस पे कुछ ओवरराइड नहीं कर सकते अपने आइडियाज को, और ये ठीक है आप जो अपने तौर पे बेहतर उनको पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस से दें, बट देन उनकी भी कुछ चॉइसेस जिंदगी में होती हैं। सो इसलिए बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ इमोशनल ड्रामा किसी को नहीं करना चाहिए। ये वो बातें जो टीनेजर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, व्हेन दे ग्रोइंग अप, यू नो, दिस इज वेरी उस वक्त जो है ना वो ज्यादा इमोशनली जो है ना ऐसे ही है। सो एंड आल्सो इसी तरह जब आप कॉर्पोरेट सेटअप्स में जाते हैं तो वहां पे भी आप देखें जो बच्चे नए पहली दफा टक इन हो रहे होते हैं विद इन द सिस्टम, ठीक है ना, बहुत सेंसिटिव होते हैं छोटी छोटी बातों में, ठीक है ना। अव्वल तो आप मेंटली अपने आप को ट्यूनिंग करके जाएं कि मैं सीखने जा रहा हूँ, जब मैं सीखने जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली गलतियां होंगी और मेंटर्स होंगे। आपको कोई अपना मैनेजर पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन अगर आपको कोई चीज दो बातें वो सिखा रहा है लेट्स से, तो वो आपके लिए रिस्पेक्ट की जगह पर है, ठीक है ना, एक चीज। एंड ऑल्सो अगेन इंटेग्रिटी रिलेटेड इशू होते हैं, अब वो अब आपका डिपेंड करता है कि बॉस तो किस्मत से होता है ना, अच्छा तो वो आपका नसीब है, आप बॉस का कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट्स जस्ट सेट बाउंड्रीज। आप आउटशाइन कर सकते हैं सिर्फ अपने काम से, स्किल सेट, अगर आपका स्किल सेट अच्छा है एंड देन आपने अगर अपना पर्सनल ग्रूमिंग पे अच्छा काम किया हुआ है, अगर आपकी पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ कैसे इंसान है आप एंड हाउ वेल यू नो हाउ टू हैंडल पीपल अराउंड यू इज द आंसर टू मेनी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस अहेड, ठीक है ना। सो अपना कहते हैं ना नई बहू जाती है तो 2 कदम पीछे जरा ऑब्जर्व करे चीजों को, तो दैट्स द वे टू इट कि आप लर्न करें, देखें, अपना सब कुछ बार पहले ही दे देने के तो बहुत ज्यादा वो इमोशनल ड्रामा की जरूरत नहीं होती है। यू हैव टू एक्चुअली यू नो सीख कि क्या गाइडेंस मैं ले सकता हूँ एंड व्हाट कैन आई give back in future to my subordinates as well. So वहां पे तो इन आपके जो corporate relationships में होते हैं उसमें अगेन ये है कि maintain your professionalism, ठीक है, अपना जहाँ सीख रहे हैं वहाँ due respect अपने mentors को भी दें, अपने managers को दें, अपने team को भी दें, ठीक है ना। एक leader अच्छा वही होता है जो inclusivity के साथ चलता है और सबको साथ लेके चलता है, strengths देख के चलता है, ठीक है ना। वो कहते हैं you cannot gauge the capacity of a fish, वो ये वाला ना कि अगर वो tree पे चढ़ सकती है कि वो swim कर सकती है, ये एक बड़ी अच्छी उस पे एग्जांपल है। वो यही है कि अगर उसके अंदर टैलेंट स्विमिंग का है तो आप उसको वहां से ही गेज करें, किसी में अगर वो दूसरा है जंपिंग वाला है तो आप उसको वहां से गेज करें। सो इसलिए यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, और आपकी जो है ना अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स होती हैं, उसी पे ही आप अगेन पर्सनल आपकी जो पर्सनालिटी रिलेटेड जो रिलेशनशिप मेंटेनेंस है वो भी वहीं से ही आई थिंक इट्स ऑल in the bubble. Yeah. अच्छा, मैं इसमें एक चीज बस मैं चाहता हूँ कि उस पर भी अगर आप डिस्कस करें कि मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, तो मैंने देखा कि हर कोई ज्यादातर 99% के करीब मैंने देखा है कि वो अपने मैनेजर को या अपने बॉस को बुरा बोलेगा और वो बोलेगा वो मुझे ऐसा मिल गया। मैंने बहुत कम सुना है कि किसी ने ये चीज कही हो। अब ये उसमें वाकईतन वो बुरे होते हैं या उसमें इंसान, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान खुद जो है ना वो जैसा समझेगा वैसे ही जो है ना वो उसको मिलेगा। तो इसके बारे में मुझे बताएं।
ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट और सोशल इशू है हमारा इस वक्त, ठीक है। देखिए हमारा एक यहाँ पे सोशल नॉर्म बन चुका है नाराज रहना। हर चीज से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, तुम भी गलत हो, तुम भी पागल हो, तुम भी गलत हो, सब खराब है, और अपने आप के अंदर नहीं देखेगा कोई कि वो भी कुछ खराब हो सकता है, ठीक है ना। सो अनलेस एंड अनटिल हम सब एज अ नेशन हम अपने आप को ये रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दें और इंटेग्रिटी को देखना शुरू कर दें, राइट रॉन्ग अपने ठीक कर लें, बिला वजह झूठ बोल देते हैं लोग, वो बोलना छोड़ दे, अपनी चीजों को अगर सीधा करें ना, तो ये सोशल आपके इश्यूज खत्म होंगे, ठीक है ना। तो अब बात अगेन वही बात आ जाती है कि अब पहले के दौर में फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि हमारे जो नेबर्स में भी जो लोग होते थे, जो पेरेंट्स होते थे, वो किसी दूसरे के बच्चे को उसी रोप से, उसी इन्फ्लुएंस से डांट सकते थे, उसको समझा सकते थे, बड़ों का तकद्दुस, रिस्पेक्ट थी। आज फोन पे माएं टीचर की बुराइयां करी हैं, कितनी बेकार टीचर है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो वो सीख रहा है, वो बच्चा देख रहा है, ठीक है। अब आप जो है एक मार्केट में हैं या किसी आप जगह पर हैं और बाहर निकले में आउटडोर पे हैं, और वहां पे आपकी जो मदर है वो आपके बच्चे को अगर हल्का सा किसी से धक्का लग गया और आपकी मदर वहां पे पागलों की तरह लड़ने शुरू हो गई, तो वो बच्चा देख रहा है, वो that child is actually learning from you कि मुझे मतलब क्या करना है, मुझे इस तरह की सिचुएशन में, ठीक है ना। अब वेस्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो हमसे बहुत बेहतर है सोशली, व्हाई, बिकॉज अभी भी झूठ बोलना वहां इज लाइक अ क्राइम, ही लाइक टू मी, बुरा वो बोलेगा झूठ बोला है मुझसे, यहाँ सबको पता है झूठ बोलना इज अ नॉर्मल थिंग, सो वो एक नॉर्म बन गया है कि मतलब बोल दो बस, खैर है। वहां पे मेरी अक्सर एक दो क्लाइंट्स से बात हो रही थी कि उन्होंने कहा मतलब वहां पे नहीं बोल सकते आप झूठ ना, मतलब वो आप उनको कोई झूठ अगर जाके बोलेंगे ना तो वो सच ही समझेंगे। मतलब हमें तो ये होता है ना कि अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो एक डाउट होता है कि यार ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वहां पे नहीं है, बियॉन्ड द लेयर्स कि कितने फेसेस पीछे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सोसाइटी है ना, ये बहुत गड़बड़ हो चुकी है, वी नीड टू फिक्स दिस। नाराज क्यों है हम ऑल लेवल्स, फ्रस्ट्रेटेड इन जनरल। देखिए एक इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक, घर पे ट्रेनिंग ठीक नहीं, पेरेंट्स की अपनी भी शायद ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई थी, जो मैं ये कहूंगी कि सीक्वेंस चल रहा है ना, लेगेसीज चल रही हैं। तो अगर आप गलत चीजें अपने बच्चों को सिखाएंगे, दिखाएंगे, कराएंगे, तो बच्चा वो नहीं करेगा जो आप उसे करने के लिए कहेंगे, वो करेगा जो आप उसको करके दिखाएंगे। अगर आपके अपने हाथ में मोबाइल है सारा दिन, तो आप चाहे जितना मर्जी उसको कहें कि स्टार्ट रीडिंग अ बुक बेटा, वो कभी वो बुक शायद नहीं पढ़ेगा अनलेस की कोई स्पेशल केसेस हो। वो मोबाइल ही उठाएगा कि भाई मेरी अम्मा ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, अब्बा ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो ये ठीक है, एक खाने की टेबल पे 4 लोग मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली आप सेट करते हैं, अपनी चीजों को कल्टीवेट करते हैं, इनकलकेट करते हैं, ये वो चीजें हैं। तो ये सोसाइटी सोशल लेवल पे चीजों को ठीक करना जो है ना, अपने एक यही है कि कोई लीडर आके ठीक कर दे, वो कोई आने नहीं देगा, ठीक है ना। तो दूसरा जो है उसका इलाज यही है कि हम सब अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन करना शुरू करें। एटलीस्ट 2 मिनट के लिए बैठ के सोचे तो सही कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं भी ठीक हो सकता हूँ। कुछ लोग तो मैंने देखे हैं, इर्द गिर्द भी देखे मैंने, तो उनके पास मैं जब बैठता हूँ तो उनके पास सिर्फ बुराई भलाई का कुछ भी नहीं होता। मतलब वो पाकिस्तान बुरा है, कराची बुरा है, लोग बुरे हैं, ये बुरा है, वो बुरा है, मैं परेशान होता हूँ उनके पास बैठ के कि यार मैं इनसे सवाल करूं कि अच्छा सही ये सब बुरे, तो आपने क्या ऐसा किया कि ये बेहतर हो जाए। इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है, कैन यू इवन इमेजिन कि जो बंदा इस मेंटल स्टेट में हर वक्त रहता है, हाँ, मतलब 24/7, जस्ट इमेजिन कि उसका माइंडसेट क्या बन गया, ठीक है। और आपका माइंडसेट जैसा है, आपका जिंदगी भी वैसी ही है, ठीक है, वही चीज अट्रैक्ट करता है, वही आपको जो है ना आपके सामने आएंगे पैटर्न्स बार बार, ठीक है। सो एक चीज मैंने तो अपनी जिंदगी में रूल बना लिया है कि आई डोंट डिस्कस वेरी मच ये जो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, और दूसरा रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, ये हर किसी की पर्सनल चॉइसेस है, ठीक है ना। आप ठीक है, मे बी अगर आप इस काबिल हो कि आप कहीं जाके कोई बात कर सके, ओनली देन यू मस्ट गो एंड टॉक अबाउट इट, एंड इट गोज वाइस वर्सा एज वेल, ठीक है ना। इट्स नॉट दैट कि आप एक चीज को जो है ना वो अगर लेट्स से इनकरेज कर रहे हैं एक साइड के लिए, तो आप दूसरी साइड के लिए एक डिफरेंट फेनोमेना सोचते हैं, व्हिच इज आई थिंक नॉट राइट। सो यही है कि बहुत ज्यादा जो अगर मीडिया पे भी आप देखते हैं कि बुरी खबरें, सो आप अपने माइंड को, आई सी के NLP के हवाले से मैं बात करूंगी,
इसको गुड पिक्चर्स दिखाएं, इसके सामने गुड पैटर्न्स लेकर आए, दिमाग में आप अच्छे विजन्स लेकर आए। इट्स नॉट दैट कि आप हर वक्त अगर नाराज और नेगेटिव पैटर्न्स में रहेंगे तो फिर आप जो है ना उसी तरह ही थॉट प्रोसेस से, सबसे पहले थॉट क्रिएट होता है, फिर एक्शन आता है, ठीक है ना। तो जब थॉट ही खराब है तो एक्शन और फिर रिजल्ट जो है वो सब तभी खराब होगा। ईगो इफेक्ट है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, वो यही है कि जो डालोगे वही निकलेगा। अच्छा, मैं इसमें मुझे बड़ी ही खूबसूरत मेरी जिंदगी में इस चीज की अहमियत रही। मैंने स्टार्ट किया था बुक का पढ़ना, जो ना वो स्टीफन वो 7 हैबिट्स है। तो उसमें उसके बाद मुझे ना ये वाला मसला खत्म हो गया था, मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स मैं कहता हूँ मेरे खत्म हो गए। तो मैं लोगों को भी कहता हूँ कोई जो पैराडाइम शिफ्ट का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लें तो उसके बाद मेरे तो मेरी जिंदगी में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, होंगे भी तो शायद वैसा नहीं है कि मैं इसको बहुत ज्यादा जो ना इसको सही करूं या गलत करूं। तो मुझे लगता है कि ये चीज समझ लेना कि मैं हर वक्त 100% सही नहीं होता, दूसरे का पर्सपेक्टिव है, उस तरह भी हमें सोचना चाहिए। तो जब आप ये चीज देखना शुरू कर देते हैं कि यार कोई भी अगर बात कर रहा है तो वो खुद तो बात कर रहा है लेकिन उसके पीछे के एक्सपीरियंसेस हैं। और मैं इसके हवाले से मैं लोगों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। जैसे कि हम बैठे हुए थे अपने खानदान के अंदर बैठा हुआ था, तो हमारे खालू हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं हलीम नहीं खाता। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा एक है कि मैं बोलूँ कि यार अजीब लोग हैं, इनको पसंद, तो मैंने उनसे पूछा आप क्यों नहीं खाते? तो वो इस बात का जवाब देते हैं कि मैं बचपन में जो है ना वो खड़ा हुआ था, तो एक ठेले वाला हलीम वाला जा रहा था, तो वो हलीम ठेले से नीचे गिर गई और उसने वही हलीम डाल के लोगों को खिला दी। तो वो द थिंग इज के जो उसके अंदर ये बात बताई गई है ना कि यार आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी चीजें जो ना वो रियलिटी आपकी बना रही होती है। हम लेकिन ये समझते हैं कि वो रियलिटी ना 100% सही है, हकीकत है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि अपने आप को 100% सही मानना हर वक्त ये आपको कितना डैमेज दे सकता है? नहीं 100%। देखिए अपने जैसे हमने जहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी, रिफ्लेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक और चीज उसमें ये इंटेग्रिटी के हवाले से मैं ये कहती हूँ कि व्हेन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर आई शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। अगर मेरे ज़मीर में कहीं नॉक हो रहा है ना अंदर कहीं, ये तो नेचुरल फिनोमेना है ना, नॉक तो होगा, नॉक तो होगा। तो अगर इफ यू आर देयर स्टैंडिंग, यार आई हैव डन 100% 1000% राइट, आई नियत अमलों का दारोमदार नियत पर है, ठीक है। अगर आपकी से कुछ हार्म किसी को लेट से हो भी गया है या किसी को आपकी कोई बात आपकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन बुरी लग गई लेट से, लेकिन देखें उसमें फिर दो ही रास्ते होते हैं। एक कि आपकी इंटेंशन ठीक थी पहले कि ये चेक कर लिया, दूसरा कि अगर कुछ ऐसी चीज हो गई है तो फिर आप किस तरह उसको जाके मीडिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये फर्ज बनता है कि आप एक दफा काउंसिल जरूर करें, अपना साइड पिक्चर जरूर दें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आगे फिर आगे वाले की अपनी मर्जी है, उसने अपना जर्नी लेके ठीक है ना। करेक्शंस नहीं कर सकते, फ्री विल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप इंक्लूसिविटी पे आए, ठीक है। हर इंसान मुख्तलिफ है, सबके फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ है, ठीक है। इंडिविजुअलिटी को आप स्पेस दे। हर इंसान एक हलीम सबको नहीं पसंद आ सकती, और अगर किसी को लेट से नहीं पसंद है, लेट इट बी यार, ठीक है, लेट गो। इन चीजों को एब्जॉर्ब करना शुरू करें। अ लॉट ऑफ टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग के मेरे साथ जो लोग उठते बैठते हैं, क्योंकि हमारा नेटवर्क इतना ह्यूज है कि हमें हर तरह के लोगों से हम मिलते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम नाउ दैट विद दिस एज एंड एक्सपीरियंस हमें पता होता है कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, ऐसा ही है। बट आई प्रिटेंड and give full attention and respect to whatever he or she might be doing, ठीक है। Why? Because मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। Does not matter. You have to think large. Sometimes मेरी टीम मेंबर एक है बच्ची, वो मुझे कहती है मैडम आप तो सेंटिज्म के लेवल पे चली गई हैं। Why? Because I don't react at times. A lot of times आपके corporate circles में ऐसा होता है कि people would want to badmouth about you, maybe say something about you, maybe try to you know, all those kind of things. लेकिन what you need to do in a response to that is कि आप उसको absorb करें and don't need to react. And मेरा उसके बाद भी don't feel hatred toward that person. Give him liberty or margin to maybe ponder again or rethink about कि यार ये इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं सोचता था, you know. Give that space. हुजूर सल्लल्लाहु की भी बहुत सारे ऐसे they have set examples by living it. So maybe sometimes आप अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश तो करें, you know, try to do the right thing and have courage to do the right thing. मुश्किल काम है, ऐसे आसान काम है, गलत कर लेना, शॉर्टकट ढूंढ लेना always easy. But to you know, be on your path to achieve one more spiritual level above than wherever you are is to become lighter. And how you become lighter?
when you have this kind of a mindset to see things from the वो एक कहते हैं ना, आप एक दूसरे जोन से उसको देखे, बर्ड आई व्यू लेके देखे, और वो आपको जो चीज आपको नेगेटिव एनर्जी दे सकती थी वही आपको खूबसूरती लगना शुरू हो जाती है। तो आप इंक्लूजन की बात कर रही हैं और अलग अलग लोगों की बात कर रही हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है ये चीज। क्या हर कोई मुख्तलिफ है, हर किसी का अलग एक्सपीरियंस है, हर किसी का अलग अंदाज है, हर किसी का एक, तो ये चीज अब आप, लेकिन इसको देखने के लिए भी ना, इस नजरिए से देखने के लिए भी आपको, मुझे लगता है टाइम लगता है। और जब आपके पास ये वाली ऐनक आ जाती है ना, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। आपको वो लगता है कि नहीं यार, ये भी अच्छा बंदा है और ये भी अच्छा है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपनी डिफरेंट उसके अंदर बात करते हैं। मुझे लगता है इंसान के बहुत सारे जोन हैं, बहुत सारी जो है ना वो एरियाज हैं। मेंटल की आपने बात करी, इंटेलेक्ट भी मैं कहता हूँ, रिलेशनशिप भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। तो इन सब एरियाज में अगर कोई 2 3 एक्टिविटीज बता दें जो लोग जो है वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कैसे करना है, आपने पास में भी जिक्र किया हुआ, लेकिन उसको टू कट इट शॉर्ट, तो उसको भी बता दें। और स्पिरिचुअलिटी को बेहतर कैसे करता है इंसान, उसके बारे में बताएं। इस तरह करते करते, ताकि जो लोग देख रहे हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि वो देखने के बाद आज से कोई ना कोई एक्शंस लेना शुरू करें। तो इसके हवाले से देखिए, इस पे अगेन मैं सॉर्ट ऑफ उसी को सम अप करूंगी जो हमारी कन्वर्सेशन चलती रही, उसमें यही है कि आई थिंक कि सबसे पहले इंटेग्रिटी का ठीक होना जरूरी है। राइट मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है कि आप राइट चीज से अगर आ रहे हैं ना, देखिए अगर आप कुछ बहुत बड़ा गलत काम करके आ चुके हैं ना, दैट विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस योर मेंटल हेल्थ। ठीक है ना, सो वो आपका ज़मीर मलामत करता है, देन यू टेक फर्दर स्टूपिड स्टेप्स इन योर लाइफ। ठीक है ना, सो इसलिए जो आप अगर जिंदगी में कुछ हो चुका है तो उसको ठीक करने के कुछ तरीके होते हैं। वो यही होता है कि यू सरेंडर, यू से सॉरी टू दैट पर्सन। ठीक है ना, एंड माफ करे ना करे वो ये तो ठीक है, अब उस बंदे की भी मर्जी है, लेकिन यू ट्राई टू डू योर बेस्ट। और अगर एक वैसे ही एक अपनी जिंदगी में आप स्टार्ट लिया हुआ है आपने, और अभी अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ आपसे, सो ट्राई टू मेंटेन अ गुड आई थिंक डे प्लान, जिसमें आप अपनी हेल्दी एक्टिविटीज रखें, आप अपना सर्केडियन रिदम को ठीक रखें। आपके लिए सनलाइट बहुत जरूरी है, आप अपने इमोशंस को एग्जिट करने के लिए स्टेप्स लें, एक्सरसाइज जरूर करें। हार्ट हेल्थ के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है 15-20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए जरूर वॉक करें। मेंटल हेल्थ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये दो चीजें होती हैं, जो एक मेडिटेशन है, एक माइंडफुलनेस है। ठीक है, उसमें क्या है कि ट्राई टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, पुट योर फोन डाउन, पुट इट आउटसाइड योर रूम। ठीक है, एंड देन कुछ वक्त अपने आप के साथ गुजारें। बहुत सारे सवालों के जवाब, आपका पर्पस ऑफ लाइफ जो है, आपको उन चीजों से पता चलता है जब आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, जब आप अपने जो कॉन्शियस है उससे कनेक्ट करते हैं, इनर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, स्पिरिट से कनेक्ट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन चैप्टर को, जो आजकल की बहुत फास्ट लाइफ है, आपका ब्रेन इज नॉट डिजाइंड फॉर दैट। ये जो अर्बन लाइफ है हमारी, ये जो रोबोटिक लाइफ है हमारी, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू टेक अ ब्रेक, एंड उसको ब्रेक के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसमें थोड़ा सा आंखें बंद करके गो इन द जोन। ठीक है ना, जहाँ पे आप थोड़ा सा खामोशी आए आपके अंदर, सो दैट उसके बाद आप जो है ना अपनी चीजें बेहतर सेट कर सकते हैं। यू मे राइट डाउन द थिंग्स व्हाटएवर कम टू यू इन दैट स्टेट, आफ्टर दैट स्टेट में भी, कि क्या चीजें हैं जो सवाल है आपके अपने आप से, मे बी। ठीक है, यू राइट देम डाउन एंड यू सीक आंसर्स देन। ठीक है ना, सो उसके बाद यही है कि आप डू गुड, रिस्पॉन्स खुद ब खुद, कार्मा, that's the cycle of life, it will come back to you। आप जो हैं वो, क्योंकि लोग मेडिटेट की बात तो करते हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या, किस वे को आप फॉलो करती हैं, क्योंकि हर कोई अलग अलग अंदाज है मेडिटेशन का भी, और आजकल बहुत इसकी बात होती है सक्सेसफुल लोगों के ऊपर भी और हर तरीके से, तो आप किस तरह मेडिटेट करती हैं? नहीं, मेडिटेशन कोई बहुत, देखिए ये तो अचीव करते हैं लेवल्स ऑफ, इसी तरह योगिक प्रैक्टिसेस भी जो हैं, योगा जो एक्सरसाइजेस होती हैं, ऑब्वियसली टेक्स टाइम टू इवॉल्व, लेकिन आई वुड ओनली रिकमेंड कि चाहे 20 मिनट निकालें डेली, बट खामोशी से अपने साथ कुछ टाइम थोड़ा सा जरूर स्पेंड करें। दैट्स द स्टार्ट ऑफ इट। ठीक है, अब करने वाले तो फिर जो है वो संन्यास पे भी चले जाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आजकल, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आप अकेले कितने देर तक बैठ सकते हैं,
तो मुझे बहुत लगता है लोग नहीं बैठ पाते। मैं नहीं बैठ पाती, बहुत मुश्किल है, बिकॉज हाँ। एक आप लोग जो है ना, समटाइम्स यू आर नेचुरली आल्सो हाइपर, सो इट्स समटाइम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू और डरते भी है लोग अपने साथ अकेले बैठने में। हाँ, ये भी एक थॉट है मे बी, लेकिन आई थिंक कि वक्त ट्राई तो करें, ठीक है, डर निकल जाएगा। देखिए फियर आपने एक अच्छा रेज किया, फियर इज कम्प्लीटली अ मैन मेड इमोशन, ठीक है ना, ये नेचुरली इंसान के अंदर नहीं है, ये क्रिएटेड एक एलिमेंट है, एस्पेक्ट है जो आपने अपने अंदर जो है ना वो डेवलप किया हुआ है। डर से आगे जीत, यही है ना। सो वंस इट्स ऑल इन योर हेड ओनली, ठीक है, जैसे आप इसके बैरियर्स गिराएंगे तो उसके बाद जो है ना वो फ्रीडम है। ऐसा ही है, और रियल फ्रीडम आई थिंक यही है। मैं अक्सर बात करता हूँ इस हवाले से कि एक दफा आपको, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप इतने वो है ना, तो जितना आप अपना टाइम गुजार सकते हैं ना, तो उसको एंजॉय करना, कि आप अकेले बैठ के एंजॉय किस तरह कर रहे हैं। और शुरुआत में ऑब्वियसली डर लगता है इंसान को, लेकिन करते 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 मैं ये कहता हूँ कि इंसान कुछ ऐसे भी देखे मैंने जो कि 12-12 घंटे भी जो है ना वो अकेले अगर बैठना चाहें तो वो बैठ सकते हैं। और उसकी खूबसूरती मुझे लगता है बहुत सारी, हम लोग जो है ना दुनिया में लोगों से मिलने के बाद जो है ना वो अकेले बैठना जो है ना वो हमारा खत्म हो गया। तो आपने बिल्कुल सही बात करी कि हमें अकेले बैठना चाहिए। और अब अगर मैं आपसे पूछूं, इसको हम एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं, कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करें जो कि अभी स्टक हैं, या कोई जो कि स्टक हैं, या फिर वो जो जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है और उनको ग्रोथ चाहिए। तो आप क्या एडवाइस देंगी उन लोगों को कि ये चीजें आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें? सो अगेन आई थिंक हम कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को लेके चलते हुए आ रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है ना, जो आपका है वो कैसे बनता है, वो इसी तरह बनता है कि व्हेन यू आर सेल्फ ड्रिवन, when you want to achieve something, when you want to do something, you have to set goals for that. आपने अपने गोल सेट करने हैं, आपने अपने डेज प्लान करने हैं, आपने अपना माइंडसेट ठीक रखना है। एंड देन आई थिंक कि आजकल के दौर में, जैसे थोड़ी देर पहले नेटवर्किंग के भी आपने टच पॉइंट किया था, नेटवर्किंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, कि आप किस तरह से एक्सेल कर रहे हैं। समटाइम्स यू नेवर नो which opportunity knocks your door, ठीक है ना, do not close or shut the doors on the face of the opportunity. वो तभी होगी जब आप निकलेंगे बाहर, अल्लाह ताला ने, you never know what is waiting for you outside, ठीक है ना। तो आप प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, मीट न्यू पीपल, सीक एडवाइसेस, सीक जो है काउंसलिंग सेशंस विद मेंटोर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं इन द इंडस्ट्री जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो दैट विल ओनली गिव यू विजडम, that will only give you another pathway or maybe a perspective कि किस तरह से क्या आप बेहतर कर सकते हैं, और मे बी ग्लोबली क्या बेहतर प्रैक्टिस है, लोकली भी क्या बेहतर प्रैक्टिस है, आपसे बेहतर भी लोग और भी चीजें कर रहे हैं। सो आई थिंक दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आप सीख करेंगे तो यू विल रिसीव द गाइडेंस। आप सीख नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ही है। जज़ाकल्लाह। मैं असल में अक्सर ये बात होती है, क्योंकि मेरे दिमाग में और भी, मैं चाह रहा हूँ कि और सवालात करूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना वो टाइम की और उसकी हर तरीके से वो है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब मैंने जर्नलिंग शुरू करी और जब मैंने जो है ना वो लिखना शुरू किया, तो मेरी लाइफ में बड़ा चेंज आया। तो ये एक छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से, वो है डायरी। और मेरी लाइफ में डायरीज की बड़ी वैल्यू रही है, और मुझे बड़ा चेंज किया। टू डू लिस्ट बना ली, प्लान कर लिया, अपने आप से बातचीत कर ली है, तो उसने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया। तो थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने का। और मैं चाहता हूँ कि आप अगर एंड के अंदर फीडबैक थोड़ा सा अपना दे सकें इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बारे में, कंक्लूड कर सकें, और मेरी बैठक का जो कॉन्सेप्ट शेयर किया उसके बारे में अगर कोई बात करना चाहें। नहीं, थैंक यू वेरी मच हसन। आई वुड से कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ मार्केट में आजकल काफी आ रहे हैं, लोग लेकर आ रहे हैं, और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग इस तरह से अपॉर्चुनिटी भी मिलती है एक दूसरे से बात करने की। आपके एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखेंगे, हमारे से शायद आप 2 सेंस ले लेंगे, ठीक है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है ना लोगों से मिलें और एक्सपीरियंसेस शेयर करें, एक्सचेंज करें, एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स, मे बी लर्निंग अपॉर्चुनिटी और जस्ट एक्सपोजर अपॉर्चुनिटी, यू नो। सो these are my 2 cents on this. Thank you so much. आज की जो एपिसोड में हमने बातचीत करी है ज्यादातर, वो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ग्रोथ दे सकती है और पर्सनल लाइफ में बहुत ग्रोथ दे सकती है। तो ये जितनी भी चीजें हमने बारे में बात करी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने साथ बैठें, अपनी किताब पे या डायरी के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर आप लिख लें, इससे जो भी आपने सीखा, और आज से अपनी जिंदगी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें। कोई भी ऐसी एक बात जो कि आज आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। थैंक यू सो मच।